हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिखा श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आईसीएसई बोर्ड की एकांकी संचय जो बुक है उसका पार्ट 2 लेके आई हूँ, बहू की विदा। ठीक है, इसके जो एकांकीकार हैं वो हैं विनोद रस्तोगी जी। तो इसमें मैं आइए हम लोग देख लेते हैं कि आखिर किसके किसके बारे में बात हो रही है, इसमें पात्र कौन कौन से हैं। तो एक है हमारा जीवन लाल है, ठीक है, और एक है राजेश्वरी, एक रमेश है, और एक कमला है, और एक प्रमोद के है। ये हमारे इतने सारे चरित्र इसमें हैं, इन्वॉल्व हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि आखिर बहू की विदा का मतलब क्या होता है। मतलब एक हमने ये सुना था कि बेटी की विदा मतलब जब बेटी की शादी होती है तो वो विदा होती है, तो इसमें बहू की विदा ऐसा क्यों विनोद रस्तोगी जी ने कहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपनी एकांकी जो है वो प्रारंभ करते हैं। एकांकी का प्रारंभ जो है वो धनी व्यापारी और कमला के ससुर जीवनलाल और उसके भाई प्रमोद की बातचीत से शुरू होता है। अब यहाँ पे एक जीवनलाल हैं, ठीक है, जीवनलाल एक व्यक्ति हैं, ठीक है, और उनके बेटे हैं, ठीक है, और उसके बेटे की एक पत्नी है, बहू, ठीक है, उसका जो है वो उसका बहू उनकी बहू का नाम है कमला, ठीक है। और यहाँ पे कमला जो है ये इसका भाई प्रमोद है, और प्रमोद जो है वो उस अपनी बहन को लेने उसके ससुराल आया होता है। ठीक है, क्या होता है कि यहाँ पर कमला है, उसकी अभी अभी शादी हुई है और वो अपने ससुराल में है। ठीक है, अब उसके ससुराल में उसका भाई प्रमोद जो है वो आता है उसको ले जाने के लिए कि जो शादी के बाद जो रस्में होती हैं उसे पूरा करने के लिए लेने आया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि आगे इसमें क्या बताया गया है। प्रमोद अपनी बहन कमला की ससुराल उसकी विदा कराने आया है। जीवनलाल विवाह में दहेज पूरा ना मिलने के कारण विदा कराने से मना कर देते हैं। प्रमोद उन्हें मनाने की कोशिश करता है, तब वह यह कहते हैं कि तुमने दहेज देना तो दूर, बारात की खातिरदारी भी ठीक से नहीं की है। भरी बिरादरी में मेरी हंसी हुई और उस करारी चोट का घाव आज भी हरा है। यदि बहन की विदा करानी है तो उस चोट के लिए मरहम लाना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे किस मरहम की बात हो रही है कि यहाँ पे क्या था कि कमला जो है उसकी शादी हो जाती है जीवनलाल के बेटे से, और प्रमोद आता है उस अपनी बहन को लेने उसके ससुराल। ठीक है, सावन के टाइम में लड़कियाँ अपने घर आती हैं, ससुराल से अपने मायके आती हैं, तो वही जो है प्रमोद करता है, लेने आता है अपनी बहन को। लेकिन जो है जीवनलाल उसका जो ससुर है कमला का, वो मना कर देता है कि नहीं, तुम अपनी बहन को नहीं ले जा सकते हो। तो वो उसका कारण पूछता है, तो जीवनलाल ये बताता है, उसको ताने मारने लगता है कि तुमने तो पूरा दहेज नहीं दिया, जितना मैंने दहेज मांगा था वो पूरा दहेज भी तुमने नहीं दिया, और जो बाराती आए थे शादी के टाइम उनकी तुमने खातिरदारी भी अच्छे से नहीं की थी। ठीक है, तो अब वो ये कह रहे हैं कि और मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई थी, और वो घाव जो है वो आज भी हरा है, वो जख्म तुमने मुझे दिया है, वो घाव तुमने मुझे दिया है, अब उस चोट के लिए जो है तुम मरहम ले आओ। मतलब यहाँ पे जो चोट की बात हो रही है वो कहीं से गिर के चोट लगने वाली चोट नहीं है। यहाँ पे उसे दहेज पूरा नहीं मिला है, और उसकी जो बेइज्जती हुई है ये उस घाव की, ये उस चोट की बात कर रहा है यहाँ पे जीवनलाल। ठीक है, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। प्रमोद अपना घर बेचकर उनके मरहम की व्यवस्था करने के लिए तैयार हो जाता है। इस पर कमला उसे अपने सुख सुहाग की कसम देकर उसे रोकने की कोशिश करती है। उनकी ये बातें कमला की सास राजेश्वरी जो है वो सुन लेती है। अब यहाँ पे राजेश्वरी आती हैं। राजेश्वरी कौन है? जीवनलाल की पत्नी और कमला की सास। ठीक है, अब जब भाई कहता है कि ठीक है मैं घर अपना बेच दूंगा, और उसके बाद जो उससे पैसा मिलेगा उससे मैं पूरा दहेज चुका दूंगा, फिर मैं अपनी बहन को ले जाऊंगा मायके वो रस्म पूरी कराने। ठीक है, लेकिन कमला जो होती है वो कसम देने लगती है अपने भाई को कि नहीं नहीं, तुम घर नहीं बेचोगी। तो ये सारी बातें जब भाई बहन की हो रही होती हैं तो उसी समय कमला की जो सास होती है राजेश्वरी, वो ये सारी बातें सुन रही होती हैं। फिर क्या होता है, वह अत्यंत सहृदय और वात्सल्यमयी माँ है। उसकी सास बहुत अच्छी होती है, उसका व्यवहार बहुत अच्छा होता है। वह तुरंत कमला को चाबियों का गुच्छा देती है और कहती है तिजोरी में से 5,000 रुपये जो है वो निकाल कर ले आओ, और प्रमोद से कहती है कि ये लो 5,000, और तुम मेरे पति जीवनलाल को ये दहेज के तौर पर दे दो। ठीक है,
उसके बाद कहता है रुपयों के लालच के कारण वह किसी की भावनाओं को नहीं समझते हैं, ऐसा उनकी पत्नी जीवनलाल की पत्नी राजेश्वरी जो है वो खुद कहती है। इसी बीच जीवनलाल का पुत्र रमेश जो अपनी बहन गौरी के ससुराल उसकी विदा कराने के लिए गया था वो भी खाली हाथ आता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो रमेश होता है जीवनलाल का जो बेटा होता है वो और जीवनलाल की बेटी एक होती है, उसकी भी शादी हुई होती है। तो यहाँ पे जीवनलाल का बेटा जो रमेश होता है वो भी अपनी बहन को उसके ससुराल जाता है ले आने सावन के टाइम में। और जो इस समय जो सावन के टाइम में जो लड़कियां होती है वो मायके आती हैं, तो वो भी गया होता है अपनी बहन को लाने, लेकिन वो उसके ससुराल वाले भी जो है वो मना कर देते हैं। आगे आइए देखते हैं कि आगे रीज़न आखिर क्या होता है कि उसके ससुराल वाले यानी जीवनलाल की बेटी भी जो है वो क्यों नहीं आ पाती है। जीवनलाल आश्चर्य में रह जाते हैं और जब वह उन्हें बताता है कि दहेज कम मिलने के कारण उन्होंने गौरी की विदा नहीं की। बेटी की ससुराल वालों के इस व्यवहार से वह जैसे आसमान से ज़मीन पर आ गिरा। तब राजेश्वरी उसे समझाती है कि बेटी और बहू में भेद करना छोड़ दो। किसी की बेटी हमारी बहू है तो हमारी बेटी भी किसी की बहू है, इसलिए सबकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए। जीवनलाल की आंखें खुल जाती हैं जब प्रमोद कहता है कि मैं आपके मरहम की व्यवस्था करके शीघ्र आऊँगा। इस पर जीवनलाल कहते हैं कि कभी कभी चोट भी मरहम का काम कर जाती है और मेरी बेटी के ससुराल वालों ने दूसरी चोट देकर मुझे मेरी चोट का जो है वो इलाज कर दिया है। वह राजेश्वरी से तुरंत बहू की विदा करने के लिए कहता है। इसके बाद पर्दा गिर जाता है। मतलब यहाँ पे एक सिंपल सी हमें ये एक इन्होंने संदेश दिया है कि हमें जो है हर मनुष्य को जो है जिसके घर में भी जो एक बेटी आती है, एक बेटी जो विदा होकर आती है, बहू बनकर आती है, उसे में बहू नहीं उसे में बेटी समझना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है जीवनलाल जो है वो अपनी बहू कमला को मना कर देता है कि नहीं तुमको नहीं जाना है जब तक तुम्हारा भाई जो है वो पूरा दहेज नहीं लाता है। और यही सेम कंडीशन जो है वो उसकी बेटी के साथ होता है जब उसका जीवनलाल का बेटा जो है उसकी अपनी बहन को लेने जाता है उसका ससुराल। तो उसके ससुराल वाले मना कर देते कि नहीं तुम्हारे पिता ने जो है वो पूरा दहेज नहीं दिया था, इसलिए मैं अपनी जो बहू है यानी जो तुम्हारी बहन है उसको मैं नहीं भेजूंगा। तब जीवनलाल को अपनी गलती का एहसास होता है जब उसकी पत्नी उसे समझाती है कि अगर आपकी बेटी भी जो है वो किसी की बहू है, अगर उसके लिए आपको ये बुरा लग रहा है तो हमारी बहू भी तो किसी की बेटी है, उसके लिए भी जो आप अगर गलत कुछ भी करेंगे तो उसी तरह से बुरा लग रहा है जैसे हम लोगों को बुरा लग रहा है। तो यहाँ पर वो जीवनलाल की आंखें खुल जाती हैं और फिर वो अपनी पत्नी राजेश्वरी से कहता है कि बहू को उसके मायके भेजने की तैयारी करो यानी बहू के विदा करो। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत छोटी सी स्टोरी बहुत छोटी सी थी, लेकिन यहाँ पे जो स्टोरी का जो उद्देश्य है, जो मैसेज हमें जो शिक्षा दे रहा है वो बहुत बड़ा है। लेकिन ठीक है, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है विनोद रस्तोगी जी ने अपनी कहानी एकांकी के माध्यम से। तो आइए हम एक बार इसके उद्देश्य पे देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने। एकांकीकार विनोद रस्तोगी ने उक्त एकांकी बहू की विदा द्वारा दहेज रूपी सामाजिक बुराइयों पर चोट की है। इस एकांकी के द्वारा उन्होंने ये संदेश देने का प्रयास किया है कि बहू और बेटी में कोई अंतर या कोई भेद नहीं है, क्योंकि किसी दूसरे की बेटी जो हमारे घर बहू बनकर आई है तो हमारे घर की बेटी भी तो किसी दूसरे के घर बहू बनकर गई है। अतः बहू बेटी एक समान होनी चाहिए, बहू की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और दहेज जैसी सामाजिक बुराइयों को जड़ से उखाड़कर फेंक देना चाहिए। ठीक है, ऐसा ये जो प्रथा है दहेज प्रथा ये बहुत पुराने समय से चली आ रही है। बहुत लोगों ने इसे कोशिश की कि इस प्रथा को ख़त्म कर दिया जाए, बट ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो रही है, ना शायद कभी ख़त्म हो पाएगी, बल्कि ये और अपने चरम सीमा पर पहुंच गई है। आजकल भी जो शादी होती है उसमें दहेज बहुत मांगते हैं लोग। ठीक है, लेकिन यहाँ हम कोई किसी एक को क्यों प्रयत्न करना पड़े कि हम विरोध करें या हम आंदोलन करें कि नहीं इस प्रथा को ख़त्म करना चाहिए। यहाँ हमें हर इंसान को अपनी अपनी सोच बदलनी चाहिए। ठीक है, कि अगर हमारी बेटी है तो वो किसी के घर बहू बन के जाएगी, ठीक है, और किसी और की बेटी हमारे घर बहू बनकर आएगी। ठीक है, तो हमें बेटी और बहू में पहले तो कभी अंतर नहीं करना चाहिए। और दहेज जैसी जो ये समस्या है इसका तो हमारी सोच से ही हम इसको दूर कर सकते हैं। हम अपनी सोच को हमें अपनी बदलनी होगा। ठीक है, जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है और वो इस चीज़ को मान लें कि बहू और बेटी जो है वो दोनों एक समान होती हैं। ठीक है, अगर आप उसे इज्जत देंगे तो वो आपको इज्जत देगी। तो यहाँ पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है।
ठीक है। और इसमें चरित्र में इनके जीवनलाल का पूछ लिया जाएगा, राजेश्वरी का पूछ लिया जाएगा, और रमेश और प्रमोद का भी पूछा जा सकता है, और कमला का भी पूछा जा सकता है। ठीक है, यही मेन कैरेक्टर हैं यहाँ पर हमारे। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।